दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट 83, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए जो कि स्क्रीन पर दिया गया है। यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको व्हाट्सएप पे इसके बारे में आप डिटेल भी पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर ऑफलाइन उसमें भी इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। तो चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सुधारवादी कदम लॉर्ड रिपन द्वारा उठाए गए थे? तो लॉर्ड रिपन द्वारा कौन कौन से रिफॉर्मिस्ट स्टेप अपनाए गए थे ये पूछा गया। पहला आपको दिया गया स्थानीय स्वशासन की भारत में शुरुआत, तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात की गई है। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। दूसरा आपको दिया गया है प्रथम कारखाना अधिनियम पारित होना, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो था वो भी लॉर्ड रिपन के द्वारा पास किया गया था। थर्ड है केंद्र की वित्त व्यवस्था का विभाजन, डिवीजन ऑफ द फाइनेंस एट द सेंटर, सेंटर पे जो फाइनेंस था उसका डिवीजन। तो यहाँ पर लॉर्ड रिपन से रिलेटेड कौन कौन से आपके स्टेप्स है, तो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेप लॉर्ड रिपन द्वारा अपनाए गए थे। तो पहले का डी आपका सही उत्तर है। क्लास हम व्याख्या देखते हैं। अगर पेपर में आपसे पूछे कभी कि लॉर्ड रिपन के पहले कौन था, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड लिटन था। और लॉर्ड लिटन ने एक बहुत बड़ा एक्ट पारित किया था जिसको कि कहते हैं वेनाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश वाला कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक्ट को अधिनियम लिख देगा कि वेनाकुलर प्रेस अधिनियम या वेनाकुलर प्रेस एक्ट किसी भी तरीके से। तो आप याद रखेंगे जो वेनाकुलर प्रेस एक्ट था वो किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, जिसको कि लॉर्ड रिपन ने हटा दिया था, रिपेल कर दिया था। ये पेपर में प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लॉर्ड रिपन से रिलेटेड देखते हैं, फिर एक एक चीज को डिस्कस करते चलते हैं। अगर पेपर में आपसे पूछा कि पहला फैक्ट्री एक्ट किसके समय पे आया था, तो आप क्या बताएंगे मुझे? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में आया था। ठीक है, इसी तरीके से आप याद रखेंगे इसके 10 साल बाद आफ्टर 10 इयर्स 1891 में फिर सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आता है, जो कि किसके समय पे आता है? लॉर्ड लैंसडाउन के समय पे। तो कहीं पे लैंसडाउन ऐसे दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, कहीं पे डी नहीं लिखा है, तो वो उस पे मैटर नहीं करता। बस आप याद रखिएगा सेकेंड फैक्ट्री एक्ट 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में आया था। फिर इसके 10 साल बाद एक और फैक्ट्री एक्ट आता है, जो कि किसके समय में आएगा? ये आपका 1911 का समय हो गया, लॉर्ड हार्डिंग के समय। ठीक है, और अगर आप 1911 देख रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ याद आ रहा होगा। 1911 और 12 का कौन सा समय है? दिल्ली दरबार का समय है, लॉर्ड हार्डिंग का समय है। जिस समय दिल्ली दरबार लगता है, जो कैपिटल है उसको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जो 1905 का जो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है, उसको रिपेल कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर जो दूसरा आपका फैक्ट्री एक्ट आया है, फिर वो 10 साल बाद आया है, किसके समय पे? लॉर्ड रीडिंग के समय पे। तो आप ये 10 वाले टाइमलाइन याद रखेंगे तो चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, इसके मत परेशान होएगा। कहीं पे ये 1922 भी लिखा रहता है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। तो अप्रोक्सीमेटली आप याद रखिएगा कि 10-10 साल के अंतराल पे फैक्ट्री एक्ट आया है, और किसके किसके समय पे आया है ये भी याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा आप देखिए 1882 में लॉर्ड रिपन के समय केंद्र की वित्त व्यवस्था का विभाजन किया गया था। याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है। 1882 में देखिए जो लिटन ने वेनाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था, जिसमें कि बोला गया था कि जो लोकल भाषा में, लोकल लैंग्वेज में जो चीजें पब्लिश हो रही है उसको पहले अप्रूव कराना पड़ेगा, एक अथॉरिटी उसको चेक करेगी, ये सब चीजें थी उसमें। तो वेनाकुलर प्रेस एक्ट ये एक तरीके का रिस्ट्रिक्शंस था
जो कि प्रेस पे लगाया गया था उस समय के, ठीक है, उसको रिपेल किसने किया था? लॉर्ड रिपेन ने, ठीक है, ये याद रखिएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसने लगाया था किसने हटाया था। तो लॉर्ड लिटन ने लगाया था क्योंकि वो रिपेन के पहले आया था, और रा से रिपेन, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसको रिपेल इन्होंने किया था। फिर देखिए 1882 में इन्होंने 3 स्तरीय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, जिसमें तालुका बोर्ड होता था, म्युनिसिपल बोर्ड होता था और जिला बोर्ड होता था। 1881 में भारत की सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई थी। पेपर में प्रश्न पूछता है कि रेगुलर सेंसस, नियमित जनगणना किसने कराई थी? तो आप क्या बताएंगे? बताइए, लॉर्ड रिपेन बताएंगे। आखार संहिता का निर्माण किसने किया था? लॉर्ड रिपेन ने कराया था। जो लॉर्ड लिटन था उसने जो नमक कर था उसको बढ़ा दिया था, इसको कम किसने कराया था? रिपेन ने कराया था। लॉर्ड लिटन ने जो सिविल सर्विसेज में अपीयर होने की जो एज थी उसको 19 कर दिया था, और इस 19 एज को दोबारा 21 किसने किया था? लॉर्ड रिपेन ने किया था। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 1881 में मैसूर राज्य को उसके पुराने शासक को वापस किसके द्वारा किया गया था? ये भी लॉर्ड रिपेन द्वारा किया गया था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है क्लास, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने डिस्कस कर दिए। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, रेगुर मिट्टी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए उपयोगी है? तो किसके लिए उपयोगी है रेगुर मिट्टी, जिसको कि हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं? बताइए, गन्ना के लिए, कपास के लिए, गेहूं के लिए या फिर चना के लिए? तो ये आपकी उपयोगी है कपास के लिए, ठीक है, कॉटन के लिए। तो सेकंड का बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए जब भी रेगुर मिट्टी की बात कहेंगे तो इसको हम काली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, और ये निर्मित कैसे होती है? लावा प्रवाह से। जो लावा आपका निकलता है उससे आपकी रेगुर मिट्टी बनती है, ठीक है, ब्लैक सॉइल कहते हैं। इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। यह मिट्टी उत्तर पश्चिम दक्कन के पठार में फैले डेक्कन ट्रैप क्षेत्र की सबसे अधिक विशेषता है। अब क्लास यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्लैक सॉइल का, ठीक है, तो ब्लैक सॉइल देखिए आपको इधर की तरफ दिख रही है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर आपको जहां पर मैं शेड कर रही हूँ, यहाँ पर आपको रेगुर मिट्टी या फिर ब्लैक सॉइल मिलती है। ये महाराष्ट्रियन एरिया में आपको बहुत ही, महाराष्ट्र साइड में आपको बहुत मिलती है। ये चीज आप याद रखिएगा। ये कपास के लिए बहुत उपयोगी है, इसी वजह से इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये भी चीज आप याद रखिएगा। कभी पेपर में पूछा कि कपासी मिट्टी किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे काली मिट्टी को या फिर ब्लैक सॉइल। इधर आपको पता है यहाँ पे गंगा जी का फ्लो है, तो यहाँ पर आपको कौन सी मिट्टी मिलती है? एलुवियल सॉइल मिलती है, ठीक है, ये भी चीज याद रखिए। चलिए एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, इसमें जल धारण की क्षमता अच्छी होती है, जो मैंने कहा ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो इसकी बहुत अच्छी होती है। थोड़ी सी वर्षा हो जाने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, तथा जब यह सूखती है तो इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती है। इसी कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है, रेगुर मिट्टी, ठीक है, कपासी मिट्टी, ब्लैक सॉइल, यहाँ पे स्वतः जुताई वाली मिट्टी, और ये किस एरिया में? डेक्कन ट्रैप एरिया में आपको ज्यादा मिलती है, कपास की खेती होती है। थर्ड प्रश्न को देखते हैं क्लास हम, तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या है? अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा के विघटन का लंबित विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है देखते हैं। लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं, चाहे वह पेश हुए हो चाहे राज्यसभा द्वारा भेजे गए हो, ठीक है। दूसरा है, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है समाप्त हो जाता है। अब क्लास यहाँ पर एक चीज याद रखिए, बोला गया आर्टिकल 107, और जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो जो पेंडिंग बिल्स है उन पे क्या असर पड़ता है ये पूछा गया है। पहले बोला गया है कि कोई भी ऐसा बिल जो कि लोकसभा में आपका पेंडिंग है, ठीक है, ऑल बिल्स पेंडिंग इन लोकसभा आर एबॉलिश्ड whether introduced or not, whether sent by the राज्यसभा। दूसरा है, बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा which have not been passed by the लोकसभा expire। अब क्लास यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका है इस चीज को समझने का, वो ये है, अगर किसी भी बिल को लोकसभा ने, आप समझने का प्रयास करेगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी बिल को लोकसभा ने टच कर दिया है, ठीक है, लोकसभा के टच में आ गया है और दोनों हाउस ने उसको अभी तक पारित नहीं किया है, तो वो बिल आपका क्या हो जाएगा? वो आपका एबॉलिश हो जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, देखिए, अगर किसी भी बिल को लोकसभा ने टच कर दिया है, लोकसभा के संज्ञान में आगे टच हो गया है लोकसभा में, ठीक है, और इसी बीच लोकसभा आपका डिसॉल्व हो जाती है,
और राज्यसभा ने इस बिल को अभी तक नहीं पारित किया है, तो उस केस में वो सारे बिल आपके एबॉलिश हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, समाप्त हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए, अगर किसी बिल को लोकसभा ने टच किया है, ठीक है, टच कर दिया है, और राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया है, मतलब दोनों हाउस ने इसको पास कर दिया है और ये अब प्रेसिडेंट के पास चला गया है उनके एसेट के लिए, तब इस केस में वो बिल एबॉलिश नहीं होगा। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। मुझे पता है इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, लेकिन मैं हमेशा उनको ये बात कहती हूँ कि अगर किसी भी बिल को लोकसभा ने टच किया है, ठीक है, और अभी राज्यसभा द्वारा वो प्रेसिडेंट पास नहीं होके प्रेसिडेंट के पास नहीं गया, अगर कोई चीज राजा के पास पहुंच गई, प्रेसिडेंट के पास पहुंच गई, तब तो लोकसभा डिसॉल्व हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट के पास अभी तक नहीं पहुंची है, अभी दोनों हाउस में से किसी एक हाउस में है और राज्यसभा ने उसको टच कर दी, लोकसभा ने उसको टच कर दिया है, लोकसभा आपकी डिसॉल्व कर गई है, तो उस केस में वो बिल आपका डिसॉल्व करेगा। ये याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर पहला है, लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं, चाहे वह पेश हुए हो चाहे राज्यसभा द्वारा भेजे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एकदम सही है, ठीक है। दूसरा देखिए, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है समाप्त हो जाता है। यहाँ पर अभी लंबित विधेयक क्या है, राज्यसभा में कोई बिल है आपका, अभी वो राज्यसभा में ही पेंडिंग है, जिसको कि लोकसभा ने अभी पास ही नहीं किया, पारित ही नहीं किया, वो अभी बिल आपका राज्यसभा में ही रुका हुआ है, उसको लोकसभा ने टच नहीं किया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में वो बिल आपका एबॉलिश नहीं होगा। तो पहला आपका सही होगा, दूसरा आपका नहीं सही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार आप लोग देखते हुए चलिए, 160 में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं इसको आप लोग देख लीजिए। लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाते हैं, चाहे वह पेश हुए हो या राज्यसभा द्वारा भेजे गए हैं। अतः एक सही है, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर हम इधर से देखेंगे, यहाँ पे देखिए। फिर दूसरा है, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है, ठीक है, समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा, क्योंकि देखिए लोकसभा ने उसको पारित कर दिया, लोकसभा ने उसको पास कर दिया, मतलब लोकसभा ने उसको छू दिया है, लेकिन अभी वो राज्यसभा में अटका हुआ है, राज्यसभा में है, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो आपका एबॉलिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर उसको राज्यसभा ने भी पास कर दिया है, लोकसभा ने भी पास कर दिया, प्रेसिडेंट के एसेट के लिए है वो, तो उस कंडीशन में वो एबॉलिश नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, 108 जो प्रोविजन है, जो 108 अनुच्छेद है, इसमें ज्वाइंट सेशन की बात की गई है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की बात की गई है। अब प्रेसिडेंट के संज्ञान में वो बिल आ चुका है और प्रेसिडेंट ने कॉल कर दिया है संयुक्त अधिवेशन के लिए, ज्वाइंट सेटिंग के लिए, तो उस कंडीशन में भी वो बिल एबॉलिश नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट की संज्ञान में बात आ गई है। लोकसभा ने छुआ तो छुआ, ठीक है मैम, आपने मुझसे बोला कि अगर किसी भी बिल को लोकसभा ने छू दिया, ठीक है, और लोकसभा आपकी डिसॉल्व कर गई, तो इसका मतलब वो बिल भी डिसॉल्व हो जाएगा, आपने ऐसे बता दिया। लेकिन आपने एक बात और कही है, मैंने एक बात और क्या कही है कि लेकिन अगर प्रेसिडेंट के संज्ञान में कोई बात आ गई उस बिल को लेकर और प्रेसिडेंट ने उस बिल पे कोई एक्शन ले लिया है, तो उस समय आपका लोकसभा डिसॉल्व करे चाहे ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल आपका डिसॉल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाने पे राष्ट्रपति ने 108 के तहत सूचना जारी कर दी है, तो विधेयक समाप्त नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने अब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, तो जो ज्वाइंट सेशन है वो बुलाया जाएगा। अब दूसरा यहाँ देखिए, यदि विधेयक दोनों सदनों के पास होकर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा गया हो, तो उस पर लोकसभा के विघटन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के नॉलेज में चीजें आ गई है। यहाँ देखिए, विधेयक कब समाप्त नहीं होता है, ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित ना हो, मतलब अभी राज्यसभा में ही बात चल रही है, लोकसभा का ने उसको छुआ नहीं है, लोकसभा ने उसको टच नहीं किया, लोकसभा में अभी पारित नहीं हुआ, राज्यसभा में ही अटका हुआ है, तो वो बिल आपका डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा ने उसको टच नहीं किया है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, ठीक है, मैंने आपको बताया दोनों ने पारित कर दिया, पास कर दिया, राष्ट्रपति के पास है, तो अब चाहे लोकसभा डिसॉल्व हो चाहे ना डिसॉल्व हो, बिल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो। अब आपको मैंने बताया, जब भी राष्ट्रपति के संज्ञान में बात आ गई, भले उस राष्ट्रपति उस बिल को रखा रहे फिर आपको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, ऐसे कोई भी बिल आपको डिसॉल्व नहीं होंगे। लंबित विधेयक और लंबित आश्वासन जिनकी जांच सरकारी
आश्वासनों संबंधित समितियों द्वारा की जानी हो। ठीक है, किसी की अगर चेकिंग हो या वो लंबित विधेयक जो है वो भी आपका नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो लक्ष्मीकांत में आप जाके पढ़ना, या जिस भी बुक से आप पढ़ते हैं, बसु से पढ़ते हैं, आप उसमें पढ़िए, जो भी बुक आपको अच्छी लगती है वो पढ़िए। नहीं तो आप जाइएगा संविधान जहां पर आपका दिया गया है, जो आपका आता है उसमें अनुच्छेद 107 पढ़िएगा, उसमें जो प्रोविजन दिए गए हैं वो देखिएगा। बस ये याद रखिएगा, लोकसभा टच कर दिया और अभी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं है तो वो खट से आपका बिल डिसॉल्व कर जाएगा लोकसभा के डिसॉल्व होने पे। लेकिन अगर लोकसभा ने उसको टच किया है और प्रेसिडेंट के संज्ञान में बातें चली गई या प्रेसिडेंट के एसेट या उनकी उस पर डिपेंड करता है तो वो बिल डिसॉल्व नहीं होगा, बस और कुछ नहीं। चलिए, ज्यादा टाइम ले लिया आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है तो ये जो समय मैंने आपके लिए लिया वो क्या हो गया, सफल हो गया, उतना समय लेना आप लोगों का। और अगर नहीं समझ में आया और तब भी प्रश्न गलत हो जाएगा तब मुझे बड़ी दुख होगा मुझे। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब और सब कथन आपके गलत होंगे। तो एक एक को पढ़ते हुए हम चलते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत में पोलीगर निम्न श्रेणी की कृषि श्रमिक थे जो पशुओं की खाल या चर्म का काम भी करते थे। देखिए, जो पोलीगर टर्म था ना, ये कृषि श्रमिकों के लिए नहीं था, ये आपका जो उस समय गवर्नर होते थे, राज्यपाल होते थे, उनके लिए, जो ऑफिसर्स होते थे उनके लिए पोलीगर टर्म यूज किया जाता था दक्षिण भारत में। तो ये तो आपका गलत है। ठीक है, शिल्पाधिकारम की रचना तेलुगु भाषा में की गई है, ये भी आपका गलत है। इसकी जो रचना है वो तेलुगु में नहीं, वो तमिल में की गई है। ठीक है, फिर देखते हैं चोल राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर सूती कपड़े के व्यापार के लिए फेमस था, मतलब मशहूर था, ये भी आपका सही है। ठीक है, तमिल महाकाव्य मणिमेखले के लेखक इंग्लागो अडिगल है, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका सही कथन पूछा था तो बी आपका सही है, फोर्थ का बी सही है। यहाँ पर देख लीजिए, जब भी हम तमिल महाकाव्य मणिमेखले की बात करते हैं तो इसकी रचना जो है वो सतनार ने की गई है, जिसको जो कि कहीं कहीं आपको सीत लेसनार लिखा रहता है, द्वारा की गई है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब भी हम चोल राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं तो उरैयूर जो है वो प्राचीन काल में सूती वस्त्रों के व्यापार के लिए, ट्रेडिंग के लिए फेमस था। ठीक है, याद रखिएगा। शिल्पाधिकारम की अगर हम बात करेंगे तो इसकी रचना तेलुगु भाषा में ना होकर तमिल भाषा में की गई है, जो कि मैंने आपको बताया है, ये एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। पॉलीगर की जब हम बात करते हैं तो ये प्रादेशिक राजनिक व सैन्य राज्यपाल होते थे, मैंने आपको बताया ये राज्यपाल होते थे, ऑफिसर्स होते थे, गवर्नर होते थे। और जो निम्न श्रेणी के जो आपके कृषक होते थे, ठीक है, जो कृषि करते थे, जो श्रमिक होते थे, या फिर जो पशुओं की खाल या चर्म का काम करते थे, उनके लिए जो टर्म यूज किया जाता था वो था पेरियार। ठीक है, ये याद रखिएगा, पेरियार। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, पांचवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है, वायसरॉय के नाम दिए गए हैं और घटनाएं दी गई हैं। कूका आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध और बैरकपुर का सैन्य विद्रोह। तो यहाँ पर क्लास देखिए, जब भी हम कूका आंदोलन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है जो कूका आंदोलन है वो कहाँ पर हुआ है, वो पंजाब साइड में हुआ है। उस समय वायसरॉय कौन थे, वो थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो ए का फोर्थ कहाँ दिया गया है, 2 जगह दिया गया है। चलिए, दूसरा देखते हैं, मुस्लिम लीग का गठन। आपको पता है मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ है, 1906 में हुआ है। ठीक है, 1906 में हुआ है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है। इस समय वायसरॉय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, 1906 की अगर हम बात करते हैं, इस समय आपका वायसरॉय मिंटो था। तो आपको पता होगा 1909 में एक एक्ट आया है जिसको कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, सब याद होना चाहिए। तो यहाँ पर बी का मिंटो हो जाएगा, तो बी का थर्ड आपका ये दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। लेकिन हम और देख लेते हैं, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध, ये किसके द्वारा लगाया गया है, ये लॉर्ड हार्डिंग द्वारा लगाया गया है। ठीक है, और बैरकपुर का सैन्य विद्रोह की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके समय में, एमहर्स्ट के समय में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे हमने डिस्कस कर। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं, 6वां प्रश्न। भारत के वित्त आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन की, उनको देखना है। तो सबसे पहले ए.के. चंद्रा, ठीक है, विजय केलकर, के.सी. नियोगी और आखिरी में आपको डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी का नाम दिया गया है। तो आपको इनको अरेंज करना है, तो आप इनको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा सबसे पहले के.सी. नियोगी, फिर उसके बाद ए.के. चंद्रा,
फिर विजय केलकर और फिर उसके बाद आपके डॉक्टर वाईवी रेड्डी। तो 6 का बी आपका जो है वो आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। वित्त आयोग का ये एक संवैधानिक संस्था है। क्यों संवैधानिक संस्था है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अनुच्छेद 280, ठीक है, तो उसमें फाइनेंस कमीशन की बात की गई है। ये याद है आपको, पता भी होगा, ठीक है। जिसका की गठन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, ठीक है। और इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? वित्तीय मामलों पर सलाह देना इनका उद्देश्य होता है। ये चीज याद रखिएगा। अगर हम भारत में प्रथम वित्त आयोग की बात करें, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की बात करें, तो उसका गठन 1951 में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? केसी नियोगी थे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपको इतना भी पता है तो यहाँ पर आपको पता होगा कि केसी नियोगी जो थे वो पहले आपके चेयरमैन थे फाइनेंस कमीशन के, और यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका पहले होना चाहिए। तो ऐसे आप 2 ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फिर 1960 में तीसरे वित्त आयोग का गठन हुआ है, जिसके की A.K. चंद्रा थे। तो यहाँ पर अगर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये पूरे अध्यक्ष के नाम दिए। 14th वित्त आयोग की बात हम करें 2013 में वाईवी रेड्डी, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। और उनसे पहले 13वें वित्त आयोग की बात करें तो वो डॉक्टर विजय एल केलकर थे। चलिए, यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हो गई। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन याद रखिएगा कब अपॉइंट की गई थी, उसके आपके चेयरमैन कौन। चलिए, 7वें प्रश्न को हम देखते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन की 1965 में। डायरेक्ट उत्तर पे आते हैं। सी का 7 का डी आपका सही उत्तर है 1965। अब क्लास, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि 1965 में अभी हमने आपसे डिस्कस किया, 1964 में इसकी सिफारिश की गई थी, लेकिन 1965 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का गठन हुआ। 1985 में 20 साल बाद इसका नाम बदल दिया गया। अब आपको इसका नाम जो दिखेगा वो क्या है? एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, CACP, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, ये याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब प्रश्न ये बनता है कि मैम आप कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की बात क्यों कर रही हैं? तो ये आप याद रखिएगा कि इनका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? MSP डिसाइड करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। इसके द्वारा कृषि की लागत व बाजार मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कृषिगत उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको कि हम MSP कहते हैं, खरीद या वसूली मूल्य, ठीक है, प्रोक्योरमेंट प्राइस जिसको कहते हैं, और आवंटन मूल्य निर्धारित करने पर ये सलाह प्रस्तुत करता है की जाती है इनके द्वारा। ये चीज आप याद रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। MSP से रिलेटेड सलाह कौन देता है, तब यहाँ पे आपको ये काम आएगा। चलिए, 8वां प्रश्न अब हम देखते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे हैं तो प्रदेश में पड़ने वाले शहरों का सही क्रम क्या होगा? ठीक है, आप दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं, तो सही क्रम क्या होगा? अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा क्लास, तो यहाँ पर देखिए जालौन लिखा है, शाहजहांपुर लिखा है, कन्नौज लिखा है और झांसी लिखा है। अगर यूपी का मैप ऐसे करके है तो यहाँ पर आप देखेंगे इधर नॉर्थ में आपका इस साइड आपका शाहजहांपुर पड़ता है, और यहाँ पर अगर और नीचे की तरफ इधर आप जाएंगे तो इधर आपका झांसी कहीं पड़ता है। तो देखिए 2 कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद झांसी आपका लास्ट पे। तो ये 2 भी अगर आपको पता है तब भी आप आराम से कर सकते हैं, मैं मानती हूँ इस चीज को। तो 8 का बी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर मैं आपको मैप में दिखाऊंगी, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये यूपी का मैप है, आपको दिख रहा होगा। इधर देखिए पीलीभीत लिखा हुआ है, पीलीभीत के नीचे इधर देखिए शाहजहांपुर लिखा हुआ है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि बताइए नेपाल के साथ यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो देख लीजिए इधर पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी आपको दिख रहा है, बहराइच दिख रहा है, श्रावस्ती दिख रहा है, बलरामपुर दिख रहा है, सिद्धार्थनगर दिख रहा है और महाराजगंज दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन में गोरखपुर दिया गया था, तो गोरखपुर देखिए अपनी बाउंड्री नहीं शेयर कर रहा है, ठीक है। गोरखपुर से नेपाल जाने के लिए महाराजगंज होते हुए लोग जाते हैं वहां पर। तो कौन कौन से हैं, इधर आप देख लीजिए पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। पीलीभीत के नीचे ही शाहजहांपुर है, ठीक है, जो कि अभी हमने पेपर में डिस्कस किया है प्रश्न में। और नीचे आप जाएंगे तो इधर आपको कन्नौज दिखेगा, कन्नौज के इधर आपको जालौन दिखेगा, और इधर देखिए आप मध्य प्रदेश के साथ झांसी, इधर मध्य प्रदेश की तरफ। तो अगर इधर की तरफ आप देखेंगे तो इधर आपका झांसी है, ललितपुर है, महोबा है,
ठीक है, बांदा है, चित्रकूट है, ये सब मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो ये भी चीज आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। एक चीज और बताऊंगी, ये यूपी के मैप में आप दिल्ली देखिए, दिल्ली इधर है, ठीक है, और दिल्ली के इधर आप देखेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, गाजियाबाद दिख रहा है ना, तो गौतम बुद्ध नगर इधर आपको दिख रहा है। तो ये सब चीजें भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। जब यूपी स्पेशल का प्रश्न बनता है क्लास, तब प्रश्न बनता है, या फिर आप जब प्रीलिम्स के बाद मेंस में अपीयर होते हैं यूपी पीसीएस के, तो वहां पे जब यूपी से रिलेटेड जब आपका आता है पेपर में प्रश्न, तो वहां पर आप मैप बना के ड्रॉ करके आप यूपी के बारे में बता सकते हो, जो कि बहुत इफेक्टिव रहता है। मार्क्स गेन करने में ये सब स्ट्रैटेजी अच्छी होती। तो ये मत सोचा करिए कि उत्तर प्रदेश के मैप को देखने की क्या जरूरत है। उत्तर प्रदेश के मैप को देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि शाहजहांपुर कहाँ है, सहारनपुर कहाँ है, पीलीभीत कहाँ है, ठीक है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको, इसलिए डिस्कस करें। चलिए उसकी भी चिंता आप नहीं करेंगे, अभी बहुत टेस्ट हमारे बचे हुए हैं, ठीक है, अभी हम लोग 83 टेस्ट को कर चुके हैं। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, हर टेस्ट में अगर हम 35 प्रश्नों को डिस्कस करते तो आज तक हमने कितने प्रश्नों को डिस्कस कर लिया। तो ये एक अच्छा सा आपका सब क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं, तो उसको जरूर देखिए एक बार, स्पीड फास्ट करके देखिए। अब तो इतना अच्छा है कि टीचर जिस स्पीड से पढ़ा रहा है उस स्पीड से नहीं पढ़ने का मन है तो इंटू 2 कर लो, खूब तेज से सुन लो, सोते सोते सुन लो, खाना बनाते बनाते सुन लो, ऑफिस जाते जाते रास्ते में सुन लो। और लिखने की भी जरूरत नहीं है, पेन नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ बाद में लिखो बैठ के, जब एक बार पढ़ने बैठे हो तो उस समय लिखना भी शुरू करो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने डैश के लिए किरण हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। तो किरण हेल्पलाइन किसके द्वारा, मतलब किस चीज के लिए स्टार्ट की गई थी? स्टार्ट तो की गई है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन किस चीज से रिलेटेड है ये तो मैं आपको बता दूं, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के से रिलेटेड है ये, मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन से, ठीक है। 9 का डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। चार मीनार से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए। चलिए चार मीनार से रिलेटेड देखते हैं। इसका निर्माण प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया गया था। इसका मुख्य सुंदरता चार मीनार में स्थित 4 मंजिल इमारत है, मुख्य सुंदरता, ठीक है। यह उस नगर में स्थित है जिसे कुतुब शाह ने बसाया था। अब क्लास देखिए, जब भी हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, तो कुतुब मीनार की जब बात होती है तब उसको सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया था। ये चीज याद रखिएगा, वो कुतुब मीनार है, ठीक है, ना कि चार मीनार है। तो यहाँ पे पहला आपका गलत है, पहला गलत है तो आप एलिमिनेट करेंगे तो आप सीधे उत्तर पे आ जाएंगे जो कि सी है। तो दूसरा जो आपको दिया गया है, इसमें जो मुख्य सुंदरता का जो वो है, वो आपका चार मीनार में स्थित जो 4 मंजिल इमारत है वो है। और फिर ये इसको किस नगर में स्थापित किया गया है, इसको कुतुब शाह द्वारा जो नगर आपका स्थापित किया गया था वहां पर। मतलब दोनों ही ऑप्शन आपके सही है, 10 का सी आपका सही है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था। उल्लेखनीय है कि 13वीं सदी में तुर्क शासकों ने दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण किया था, जो कि मैंने आपको बता दिया। बार बार एक ही चीज को पढ़ना सही नहीं, समय आपका बर्बाद करना हो, तो मैंने व्याख्या आपको बता दी। 11वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुधिर ब्लड से संबंधित है, यहाँ पे बोला गया। इस प्रश्न को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ूंगी, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश वालों को भी दिक्कत होगी। देखिए, जब भी हम ब्लड की बात करते हैं, रुधिर की बात करते हैं, तो संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू का रूपांतरण है जो सारे शरीर में प्रभावित होकर पदार्थ का परिवहन करता है। यहाँ पे क्या बोला गया, ब्लड इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच फ्लोज थ्रू आउट द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंस। दूसरा है, मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार की लगभग 3 से 4% होती है। द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 3 to 4% ऑफ द बॉडी वेट। थर्ड आपको दिया गया है, रुधिर में उपस्थित प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। द प्लाज्मा प्रेजेंट इन द ब्लड इज लाइट येलो लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका पहला सही है, तीसरा सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब हम मानव शरीर की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, उसमें जो रुधिर की मात्रा होती है वो शरीर के भाग का लगभग 3 से 4% ना होकर 6 से 7-8% होता है, इससे ज्यादा होता है। तो इसी वजह से ये आपका गलत है और उत्तर आपका क्या सही है,
1 और 3। तो 11th का ए आपका सही उत्तर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 7 से 8% इनका भार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न। भारत सरकार के लक्ष्य के अनुसार भारत पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक प्राप्त करेगा? तो कब तक हम मलेरिया को पूरी तरीके से इरेडिकेट करेंगे? बताइए, 2022, 25, 23, 30। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? 2030 तक। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब क्लास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, हर घर जल स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024 तक, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 तक है। ठीक है, भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2024 तक, 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025 तक, टीबी मुक्त 2025 तक। ठीक है, मवेशियों में फुट और माउथ रोग, ठीक है, फुट एंड माउथ रोग को खत्म करने का 2025 तक, 100% इलेक्ट्रिक वाहन कार का लक्ष्य 2030 तक, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हरित आवरण को 15% किए जाने का लक्ष्य 2030 तक। तो यहाँ पर आप ये याद रखेगा, हो सकता है पेपर में आपसे प्रश्न पूछ दे मैच द कॉलम के फॉर्म में। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूंगी, कभी कभी लक्ष्य को बढ़ा दिया जाता है और घटा भी दिया जाता है। जब सरकार ये देखती है कि जो हमने अपने जो एम्स रखे थे, ऑब्जेक्टिव रखे थे, वो बहुत जल्दी फुलफिल हो रही है, तो वो कह देती है कि हमने जो 2025 तक पाने का लक्ष्य रखा था, अब हम उसको 2024 में ही पा चुके हैं। और कभी कभी लक्ष्य की जो अवधि होती है उसको बढ़ा भी दिया जाता है, जैसे 2025 से 2026 कर दिया जाए, 27 कर दिया जाए। लेकिन अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर ऐसा कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो न्यूज में आपके रहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 13वें प्रश्न को हम देखते हैं। दादा भाई नौरोजी के अनुसार नैतिक निकास क्या है? ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं नैतिक निकास, यहाँ पर क्या है चलिए देखते हैं। ईस्ट इंडियन कंपनी की भागीदारी का लाभांश, ठीक है। दूसरा है इंग्लैंड में भारत में भंडारित वस्तुओं की खरीद का सिद्धांत, या भारतीयों को उनके ही देश में विश्वास तथा उत्तरदायित्वपूर्ण पदों से वंचित करने की ब्रिटिश नीति। यही था नैतिक निकास। ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिप्राइविंग द इंडियंस ऑफ द ट्रस्ट एंड द रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इन देयर ओन कंट्री। आपको पता है भारत में जो बड़ी बड़ी पोजीशंस हुआ करती थी उसमें कोई यूरोपियन बैठा रहता था। ठीक है, कैसे कैसे करके धीमे धीमे चीजों को लिबरल किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों को ऐड किया गया, बहुत सी चीजें थी, तो ये धीमे धीमे चेंजेस हुए। लेकिन जब दादा भाई नौरोजी बात करते हैं नैतिक निकास की, तो उनका संदर्भ उसमें यही रहता है कि भारत में उन्हीं के देश में जो महत्वपूर्ण जो पद है वहां पर भारतीयों को ना बिठाकर वहां पर ब्रिटिशर्स यूरोपियंस को बिठाया जो जा रहा है। ठीक है, 13 का सी आपका सही उत्तर है। दादा भाई नौरोजी के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है इनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है, ट्रेन वेल्थ थियरी किसके द्वारा दी गई थी? दादा भाई नौरोजी द्वारा दी गई थी। सारी बातें आप याद रखिएगा, ये सब चीजें। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम दादा भाई नौरोजी की जो मुख्य पुस्तकें हैं, जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको 1867 में प्रकाशित किया गया था इनके द्वारा। तो याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी द्वारा। और द बॉन्ड्स एंड मिंट्स ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रखेंगे किसके द्वारा लिखा गया? दादा भाई नौरोजी द्वारा। तो इनके द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उनके नाम आप याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब हम दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो यहाँ पे आय का आकलन किया गया था। उसमें दादा भाई नौरोजी ने कितना आकलन किया था? 20 रुपए प्रति व्यक्ति और प्रति वर्ष की बात की गई। आय, ठीक है, रुपए, वर्ष, व्यक्ति वर्ष, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 14 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एंडेस पर्वत आपका जो है वो बलित पर्वत है। फ्यूजियामा की बात जब हम करते हैं तो ये ज्वालामुखी पर्वत है, वोल्केनो माउंटेन है। और एटलस की जब हम बात करते हैं तो ये अवशिष्ट पर्वत है, जिसको कि हम रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं। तो यहाँ पर एंडीज आपका जो है वो फोल्ड माउंटेन है, एकदम सही है। फ्यूजियामा की बात करते हैं तो ये आपका वोल्केनो है, ठीक है, माउंटेन है, एकदम सही। एटलस की बात यहाँ पे रेसिडुअल लिखा है, ये आपका गलत है। ये आपका अवशिष्ट पर्वत नहीं है, ये भी आपका फोल्ड बलित पर्वत है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 1 और 2। जब हम बात करते हैं अवशिष्ट की, तो यहाँ पर जब आप अरावली हिल्स की बात करते हैं तो वो आपका अवशिष्ट में आता है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, जब भी हम फोल्ड माउंटेन की बात करते हैं, बलित पर्वत की बात करते हैं, ठीक है, इन्हें मोरदार पर्वत भी कहा जाता है। तो
इसमें आपके हिमालय आता है, यूरल आता है, एंडीज आता है, ठीक है, आल्प्स आता है, रॉकी आता है, एटलस आता है। ये सब आपके प्रमुख वलित पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत की बात करेंगे जहां पर की वॉल्केनिक इरप्शन आपका होता है, वहां पे फ्यूजियामा जो कि जापान में आपका है। इक्वाडोर का कोटोपेक्सी, याद रखिएगा मैच द कॉलम की फॉर्म में आता है। इक्वाडोर का कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत की जब हम बात करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे इरोजन होने के कारण, ठीक है। अब अवशिष्ट यहाँ पे देख लीजिए, ये मौलिक पर्वत नहीं होते, अपरदन मतलब इरोजन की शक्तियों द्वारा प्रारंभिक पर्वत घर्षित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। तो इरोजन के कारण इनका निर्माण होता है। और भारत में अगर हम बात करेंगे तो अरावली, विंध्यन, महादेव, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट आदि जो है वो आपके अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं, याद रखिएगा। चलिए इतनी चीजें डिस्कस कर ली। 15 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स आपके दिए गए। अविश्वास प्रस्ताव की बात की गई है। पहला आपका दिया गया है लोकसभा में इसे प्रस्तुत करने का कारण बताना अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा आपका दिया गया है या केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। तीसरा आपको दिया गया है इसे मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। और आखिरी आपको दिया गया है इसके लोकसभा में पारित हो जाने के बाद मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अब क्लास एक चीज ध्यान में रखिएगा, दो तरीके के मोशंस की हमने कई बार बात की है। जो स्टूडेंट मेरे क्लास रेगुलर देख रहे होंगे उनको एकदम रट गया होगा कि मैम एक ही बात कितनी बार बताऊंगी, ठीक है। उतनी बार बताऊंगी जब तक कि पेपर में इसकी सही होने के चांसेस आपके 100% नहीं हो जाए। तो देखिए यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन होता है, ठीक है। दो तरीके के मोशंस की बात करते हैं। अब इसको समझ भी लीजिए। जब हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका लिखा मैंडेटरी होता है, रीजन देना यहाँ पर, ठीक है। कारण बताना, प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों पास कराया जा रहा है, यहाँ पर कारण देना अनिवार्य नहीं होता है। और यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, इसी वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन जब हम सेंसर मोशन की बात करते हैं क्लास, तो यहाँ पर कारण बताना अनिवार्य होता है। इस मोशन को क्यों पास कराया जा रहा है, क्यों लाया गया है, यहाँ पर कारण बताना जरूरी होता है, ठीक है। दूसरा आपका दिया गया है इट कैन ओनली बी ब्रॉट अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका पास होता है तो जितना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं सबको रिजाइन करना पड़ता है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन सेंसर मोशन जो है वो एक मंत्री के खिलाफ भी लगाया जा सकता है। जब एक के खिलाफ लगाया जा सकता है तो सबको रिजाइन करना जरूरी नहीं होता है। इसीलिए सेंसर मोशन में कारण बताना भी अनिवार्य होता है, ठीक है। फिर देखिए इट इज ब्रॉट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू डिटरमाइन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, ठीक है, कि कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ठीक है, ये सही है। आफ्टर इट पासेस इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, ठीक है। तो आपको पता है जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका पास होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, त्याग पत्र देना पड़ेगा। और सेंसर मोशन अगर एक मंत्री के खिलाफ लगा है और ये पास हो गया है तो उस मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। और आपको एक चीज और याद रखना पड़ेगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे ही ये मंत्री परिषद के ये आपका पारित होता है पूरे मंत्री परिषद को त्याग देना पड़ता है। इसका मतलब आपका लोकसभा डिसॉल्व भी हो सकती है। इसी वजह से अगर कभी पेपर में आपसे पूछे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या राज्यसभा में आपका पास होता है, तो आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, राज्यसभा में बिल्कुल पास नहीं होता। क्यों नहीं पास होता है? क्योंकि राज्यसभा जो है वो तो आपकी परमानेंट हाउस है ना, वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है। ऐसे ही चीजों को याद रखिएगा। चलिए 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा ठीक है, देख लीजिए। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू मंत्रिपरिषद के विरुद्ध 1963 में आचार्य कृपलानी द्वारा लाया गया था। तो हो सकता है ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान में रख लीजिएगा आप। और सब चीजें मैंने आपको बता दी। चलिए 16 प्रश्न को देखते हैं। गुणसूत्र की बात की गई है, क्रोमोसोम की बात की गई है। क्रोमोसोम जो है किसका बना होता है यहाँ पर बोला गया है, तो आप सभी को पता होना चाहिए डीएनए का बना होता है क्रोमोसोम। तो डीएनए आपको दिया गया है ए में, मैट्रिक्स और डीएनए, तो 16 का ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। अच्छा, क्रोमोसोम की अगर पूछने की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा 1875 में स्ट्रासबर्गर द्वारा इसकी खोज की गई थी, ये चीज आप याद रखिएगा। तथा इनको क्रोमोसोम की संख्या किसके द्वारा दी गई थी, मतलब इसको नाम किसके द्वारा दिया गया था, वॉल्डेयर के द्वारा। तो यहाँ पर दोनों ही नाम आपको याद रखनी है, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, जो कि डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है।
अच्छा, यहाँ पे मैट्रिक्स की बात की गई है। जो मैट्रिक्स है वो एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है, जिसमें धागे जैसा क्रोमेटिन होता है जो कि डीएनए और किसका बना रहता है, हिस्टोन प्रोटीन का बना रहता है। पेपर में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देख लीजिए क्लास पेपर में किस तरीके से प्रश्न बन सकता है। पहला पूछ सकता है क्रोमोसोम किससे बना रहता है, तो आप याद रखेंगे क्रोमोसोम जो है वो मैट्रिक्स और डीएनए से बना रहता है। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, 1875 में स्टार्स बर्गर द्वारा इसकी खोज की गई थी, याद रखेंगे, ठीक है। बाद में इसको वोल्डेयर द्वारा इसको ये संज्ञा दी गई थी। और फिर मैट्रिक्स जो है वो किस चीज का बना रहता है, तो ये धागे जैसा पदार्थ क्रोमेटिन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना है। चलिए 17 प्रश्न को अब हम देखते हैं। प्रथम गैस लेजर बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो प्रथम गैस लेजर बनाने का श्रेय जाता है अली जवान को, ठीक है। यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है, 17 का बी सही उत्तर है। लेजर की अगर हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, हो सकता है पेपर में पूछ ले आपसे। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, याद रखिएगा। 18 प्रश्न को अब हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1974 में की गई थी। 18 का सी आपका सही उत्तर है, 1974 में उत्तर प्रदेश विकास पर्यटन निगम की स्थापना की गई थी, यहाँ पर आपका लिखा गया है। अच्छा, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो उत्तर प्रदेश के जो साइट्स हैं वो आप देख लीजिए, यूनेस्को द्वारा में जो शामिल है। ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, कुंभ मेला। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार 2019 में भारतीय पर्यटकों के आगमन अर्थात घरेलू उत्तर प्रदेश, चलिए इसका नहीं, ये रहने दीजिए। जो मैंने आपको बताया वो आप याद रखिएगा। 1974 में उत्तर प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। यूपी स्पेशल का प्रश्न बन सकता है। 19वां प्रश्न देखते हैं। इसरो 2025 में अपना वीनस मिशन शुरू करने वाला है, कौन सा देश इसमें भाग लेगा, तो इसमें कौन भाग लेगा, इसमें आपका भाग लेगा फ्रांस, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 20वां प्रश्न। देखिए क्लास, जहां पे भी व्याख्या की जरूरत है वहां पर मैं व्याख्या दे रही हूँ, जहां पर आपको डायरेक्ट उत्तर पे आना है वहां पे डायरेक्ट उत्तर दे रही हूँ, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज भी हो जाए, ठीक है, और समय भी कम लगे। ये भी टीचर का एक मेरे दिमाग में एक चीज रहता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत लंबी क्लास खिंच जाए और आप लोग को फायदा ही ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लंबी क्लास होती है तो आप लोग खुद बोर होने लगते हैं। तो जहां पर भी व्याख्या की जरूरत है वहां पर व्याख्या दूंगी, और अगर किसी भी प्रश्न में दिक्कत होती है तो क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में पूछोगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जब पूछोगे तो वहीं पे या तो आपको आंसर दे दिया जाएगा या फिर अगले क्लास में उस प्रश्न को मैं डिस्कस कर लूंगी, लेकिन कहीं पे भी दिक्कत होती है तो बताइएगा। 20वें प्रश्न को देखते हैं। विश्व का दूसरा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो विच कंट्री हैज द सेकेंड मोस्ट रूरल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात की गई है तो रूरल पॉपुलेशन की बात की गई है। अगर खाली पॉपुलेशन की बात की जाती तो आप सभी को पता है फर्स्ट नंबर पे कौन आता, चाइना आता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन की बात की गई है और आपसे पूछा क्या गया है, सेकेंड मोस्ट, तो यहाँ पर भी सही उत्तर आपका क्या होगा, चाइना ही होगा। 20वें का बी आपका सही उत्तर है। अगर फर्स्ट पूछा जाता, फर्स्ट मोस्ट रूरल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड कहां पर है, तो भारत में है, ठीक है। 20वें का बी आपका सही उत्तर है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा भारत में है ग्रामीण जनसंख्या, फिर चाइना में है, चीन में है, फिर पाकिस्तान में है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये याद रखिएगा। 21वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा, बंगाल विभाजन का लागू होना, कांग्रेस का सूरत विभाजन। अब क्लास यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब आपका हुआ कि बंगाल का विभाजन हो रहा है, ठीक है, होने वाला है, और उस समय वॉइसरॉय था लॉर्ड कर्जन, उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है, इसी वजह से हम बंगाल को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। उसने ये रीजन दिया कि इतना बड़ा एरिया है ये, तो इसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है, इस वजह से इसको 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। लेकिन आपको पता है अंग्रेजों का एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, ठीक है, डिवाइड एंड रूल वाली बात थी। तो यहाँ पर इन्होंने मेनली ये जो बंगाल था उसको मुस्लिम और हिंदू में डिवाइड करने के लिए बांट दिया, ठीक है, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। तो यहाँ पर देखिए जब ये बोला गया, ये घोषणा की गई, उस समय लोगों ने यहाँ पे विरोध किया और उसी समय स्वदेशी मूवमेंट भी आपका स्टार्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू द फोर्स में ये अक्टूबर में आएगी, ठीक है। और 1907 में आपका क्या हुआ है, कांग्रेस का
विभाजन हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप अरेंज करेंगे तो 1 2 3 4 ए आपका सही उत्तर होना चाहिए। देख लेते हैं, ए आपका सही उत्तर है। देखिए, स्वदेशी मूवमेंट का अगर हम औपचारिक रूप में कहें, इसकी घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 में कोलकाता टाउन हॉल में आयोजित एक विशाल बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित होने के बाद की गई थी। ठीक है, और बंगाल का विभाजन अगर औपचारिक रूप में देखा जाए लागू कब हुआ था, फोर्स में कब आया था, तो अक्टूबर में 16 अक्टूबर 1905 में। लोगों ने इतना विरोध किया था बंगाल के विभाजन का कि बंगाल का विभाजन ना हो, डिवीजन ना हो, लेकिन अकर्जन ने बिल्कुल नहीं सुना था। समझ में आ रहा है? और 1907 में जो कांग्रेस है वो आपका नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाती है, सूरत में उग्रवादी और उदारवादी में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 22वां प्रश्न। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बाध्यकर बना दिया गया था? तो किसमें बोला गया था कि जो प्रेसिडेंट को ये ऑब्लिगेटरी कर दिया गया था कि टू प्रूव द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये आपका किया गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के। तो 22वां आपका सही उत्तर है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा स्त्री साक्षरता कहां पर है बताइए? सबसे ज्यादा स्त्री साक्षरता जो है वो मिजोरम में है। ए आपका सही उत्तर है, फीमेल लिटरेसी की बात की गई है। अब देखिए, जनगणना के 2011 के अनुसार अगर हम स्त्री साक्षरता देखें, फीमेल लिटरेसी देखें, तो सबसे ऊपर आपको केरल दिखेगा, फिर मिजोरम, फिर लक्षद्वीप, गोवा, त्रिपुरा। लेकिन अब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ऑप्शन में केरल नहीं दिया गया। आप सभी को पता है जब भी लिटरेसी की बात आएगी तो केरल टॉप पे है, केरला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केरला नहीं दिया गया है, इसी वजह से हमने मिजोरम पे टिक लगाया है, जो कि फीमेल लिटरेसी पे सेकेंड नंबर पर है। अगर फीमेल लिटरेसी की हम बात करें तो भारत में कितनी है? 64.6% है। पेपर में ये भी प्रश्न पूछता है भारत में लिटरेसी कितनी है? 73% है, जिसमें मेल लिटरेसी की बात करें तो 80.9% है। फीमेल लिटरेसी की बात करें तो 6,4,6 ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, परसेंट लिटरेसी है। अब देखिए, शीर्ष 5 साक्षरता दर वाले राज्य हमने बताया केरल है, फिर मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्यों की अगर हम बात करेंगे, न्यूनतम कहां पर है? तो आप देखेंगे बिहार में। ठीक है, खाली 61.8 है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 65, ये बढ़ता हुआ क्रम है, ये चीज याद रखें। फिर राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। पेपर में पूछता है, फीमेल लिटरेसी से रिलेटेड प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। अगर केंद्र शासित में बात करेंगे, यूनियन टेरिटरीज में बात करेंगे, तो टॉप पे आपका कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, अगर स्टेट की बात करेंगे तो याद रखेंगे केरल, फिर उसके बाद मिजोरम, और यूटी में लक्षद्वीप। न्यूनतम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए दादर एवं नागर हवेली 76.2%। तो याद रखिएगा। चलिए 24 प्रश्न को हम देखते हैं। चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। ठीक है, दूसरा है बेतवा नदी यमुना नदी से हमीरपुर के पास मिलती है। केन नदी यमुना नदी से बांदा के पास मिलती है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में है ये। जो चंबल नदी है वो यमुना नदी को इटावा में ज्वाइन करती है, एकदम सही है। बेतवा नदी यमुना नदी को हमीरपुर में मिलती है, ये भी सही है। और केन रिवर जो है यमुना नदी को बांदा में आपकी जोड़ती है, ये भी सही है। इटावा, हमीरपुर, बांदा, याद रखिएगा, डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए, ये आपको इटावा दिख रहा है। ठीक है, अब इधर अगर देखेंगे क्लास आपको, ये देखिए, ये केन रिवर है, ये आपका कौन सा है? यमुना। ठीक है, ये यमुना दिख रहा है कि ये आपको बांदा प्लेन दिख रहा है, दिख रहा होगा। यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ उसको देखते हुए चलिए, ये केन रिवर है, इधर मध्य प्रदेश है, ये केन रिवर आ रही है, इधर यमुना है। ठीक है, फिर अगर आप इधर देखेंगे तो ये आपका बेतवा, ठीक है, और ये देखेंगे तो ये आपका चंबल है। तो ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, ये चीज याद रखिएगा। चंबल बेतवा से यमुना में आके कहा मिल रहा है? देखिए चंबल जो है यमुना से, यहाँ पर देखिए जालौन प्लेन, इधर बेतवा आपको बुंदेलखंड रीजन से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ये यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जब हम चंबल नदी की बात करते हैं तो चंबल नदी इटावा के पास यमुना नदी से आके मिलती है। ठीक है, ये इटावा ब्रांच आपका यही है, और चंबल नदी आपको ये दिख रही है। एक बार मैं चाहूंगी इसको मैं और क्लियर आपको दिखाऊं ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। अब जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ उस चीज को आप देखिएगा, हाईलाइटर से हाईलाइट करूँ। जब हम बात कर रहे हैं चंबल रिवर की, तो ये आपका कौन सा रिवर है? चंबल रिवर। ठीक है क्लास, इतना समझ में आ रहा है?
इधर अगर आप देखेंगे चंबल नदी, इटावा, ये रीजन जो है इटावा है। यहाँ पर देख लीजिए आप, ये यूपी का मैप है, ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा रीजन है बताइए, ये इटावा है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर जो चंबल नदी है वो इटावा के पास यमुना नदी से मिल रही है, जो कि हमने पहले ऑप्शन में लगाया था। दूसरा है बेतवा रिवर की जब हम बात करते हैं, तो बेतवा रिवर आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है बताइए, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये वाला, ये बेतवा है। बेतवा जो है वो हमीरपुर के पास यमुना नदी से आके मिल रहा है। अब इस वाले मैप में आओ, हमीरपुर किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, बेतवा इधर है। ठीक है, चंबल इधर था इटावा के पास, इधर बेतवा है, ये आपकी यमुना ऐसे फ्लो कर रही है, समझ में आ गया। और बांदा में जो भोजा के निकट यमुना नदी जो है वो केन नदी से मिल रही है। केन रिवर आपको ये दिख रहा है और बांदा प्लेन ये दिख रहा है। अब यहाँ पर देख लो क्लास प्लीज एक बार फिर से, ये क्या है, ये बांदा है। तो दिखा, इधर इटावा, इधर हमीरपुर और इधर बांदा। अब मैं इसको पॉइंटर के दूं, इधर इटावा दिख रहा है, इधर हमीरपुर दिख रहा है, इधर बांदा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका केन हो गया, ठीक है, इधर चंबल हो गया, इधर बेतवा हो गया। सी डी के याद रखिएगा। चीजें क्लियर हो गई होगी मैप के थ्रू। मैंने तो पूरा प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए मैप के थ्रू। चलिए 25वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव भवी स्रोत है। ठीक है, यहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड की बात की गई है। तो ये इन्वायरमेंट की क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था, जब भी हम धान की खेती करते हैं तो धान की खेती में आपकी एक ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है, जिसका की नाम क्या है, मीथेन है। ये सब चीजें डिस्कस की है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 25 का बी आपका सही उत्तर है। चलिए, ये यूपीएससी का प्रश्न है शायद। 26वां प्रश्न देखते हैं। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की बात की गई है, मुद्रास्फीति से क्या नहीं होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, विदेशी विनिमय दर में कमी आती है, व्यापार घाटा होता है, डेफिसिट की बात की गई है, निवेश में वृद्धि होती है। अब क्लास आप मुझे बताइए, जब भी इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, जो वैल्यू है करेंसी की वो आपकी घट जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, निवेश नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 26 का आपका जो है वो डी आपका सही होगा, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। इसमें से कौन सा हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा आपका सिक्रीट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे डोपामिन दिया है, सेमेटोट्रोपिन दिया है, वेसोप्रिन दिया है और ऑक्सीटोसिन दिया गया है। ऑक्सीटोसिन को मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। जब मदर जब अपने बच्चे को फीड कराती है ना, तो उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है, जिसको कि पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को क्या करता है, सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो जब ह्यूमन ट्रैफिक की बात आती है ना, तो वहां पर जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं उनको बड़ा दिखाने के लिए, मतलब उनके अंदर मैच्योरिटी लाने के लिए उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। जो छोटी बच्चियां होती जाती जल्दी बड़े हो जाए, उनको ऑक्सीटोसिन का। तो ये याद रखिएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, एक फैक्ट बता दिया। यहाँ पर कौन सा हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा नहीं प्रोड्यूस होता है, वो है डोपामिन। ठीक है, 27 का ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, 28वां प्रश्न। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में किसने कहा था, या सूर्य में से विहीन उषा काल जैसा है, ठीक है, सनलेस डॉन जैसा है, ये किसने कहा था 1990 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को, जिसको कि हम कहते हैं। महात्मा गांधी ने, बीजी तिलक ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। 28वें का सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, 28 का सी सही उत्तर है। चलिए 29 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्व आकर्षण, तापमान, लवणता, घनत्व एवं बर्फ का पिघलना, तट का आकार, दिशा तथा नित्तल की स्थलाकृति या वृष्टि, वापसीकरण एवं सूर्यता, इनमें से कौन कौन से फैक्टर आपके ओशियनिक करंट या ओशियनिक स्ट्रीम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्लास यहाँ पर याद रखिएगा, रोटेशन, ग्रेविटी, ठीक है, साइज, ट्रोपोग्राफी कैसी है, कितना रेनफॉल है, इवेपोरेशन, सन, सूर्यताप, सन टेम्परेचर कितना, ये सारे फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। कई जगह प्रश्न में ये देखा गया है कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन दे दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा रोटेशन जो परिभ्रमण है और ग्रेविटी है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन रिवॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, 29 का डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
30 प्रश्न को देखते हैं हम। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ नदियां दी गई है और इसमें से बोला गया कौन सी नदी आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी, कृष्णा नदी की, कृष्णा रिवर की। ठीक है, तो यहाँ पे गिरला दिया है, दूध गंगा दिया, तुंगभद्रा दिया है, पंचगंगा दिया और घाट प्रभा दिया है। और मैं आपको बता दूं जितने भी नाम आपको दिए गए हैं सारे आपके ट्रिब्यूटरी हैं कृष्णा नदी के। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कृष्णा रिवर है, आपको यहाँ पे कोयना पूछता है, तुंगभद्रा है, भद्रा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, तो यहाँ पर पेपर में ये पूछता, और यहाँ पर आपका पंचगंगा, घाट प्रभा, दूध गंगा, तुंगभद्रा, गिरला, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं बताइए, ये सारी ट्रिब्यूटरीज कृष्णा नदी की है। ठीक है, अगर हम कृष्णा रिवर की बात करें तो यह पश्चिमी घाट में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, निकलकर दक्षिण पूर्वी दिशा में 1400 किलोमीटर की लंबाई से प्रभावित होती है और कहाँ जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये याद रखिएगा, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, महाबलेश्वर रेंज से होता है। गिरती कहाँ पे है, ये बंगाल की खाड़ी में। ये महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में आपकी फ्लो करती है। कोयना, येरला, वर्णा, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा इनकी जो है सहायक नदी है। ठीक है, चलिए अगला अच्छा, जल विद्युत परियोजना की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीशैलम बांध पूछा जाता है, श्रीशैलम बांध किस नदी पर है, तो आप याद रखेंगे कृष्णा नदी पर है। ये कई बार पेपर में पूछा गया। 31 प्रश्न को अब हम देखते हैं। सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। ठीक है, हॉर्स अक्षांश निम्न दाब कटिबंध होता है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं फिगर के थ्रू। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप इधर आएंगे 30 से 35, यहाँ पे देखिए ये 30 से 35 का जो ये आपका रेंज होता है, 30 से 35 नॉर्थ में, यहाँ 30 से 35, यहाँ पे 30 डिग्री से 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री, ये वाला जो है। ठीक है, ये जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही है। Each of the true tropics existing at about 30 to 35 degree north and south latitude above the sea is called horse latitude। एकदम सही है। हॉर्स अक्षांश निम्न दाब के कटिबंध होते हैं। यहाँ पर आपका लो प्रेशर ट्रॉपिक्स होता है, लो प्रेशर एरिया होता है, ये आपका गलत है। यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ए होगा। क्लास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये जो है 30 से 35 वाला ये वाला एरिया, इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड कह रहे हैं। इधर नॉर्थ और साउथ दोनों में, दक्षिण और उत्तर दक्षिण दोनों में। ठीक है, यहाँ पे इसको हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। और जब लोग यहाँ पर, जब यूरोप के थ्रू लोग जाते थे, मतलब शिप पे जाते थे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर लोग अपने घोड़ों को साथ लेके जाते थे। लेकिन जब इस एरिया में वो पहुंचते थे तो यहाँ पर जो वायु दाब होता था वो बहुत ज्यादा होता था और जो बोट्स होती थी वो आपकी मूव नहीं। अब खुद सोचो, ऐसे कोई बोट फ्लोट कर रही है और इस पे प्रेशर ज्यादा पड़ने लगेगा तो उसका मूवमेंट जो है वो आपका धीमे होने लगेगा। तो इस कंडीशन में वो क्या करते थे, जो अपने साथ घोड़े जो लेके जाते थे ना उनको पानी में डुबो देते, मतलब गिरा देते थे, फेंक देते थे अपने घोड़ों को। तो इसी वजह से इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ गया है। जो मैं बता रही हूँ इसी वजह से इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ा। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे दाब बहुत ज्यादा होता था जिसकी वजह से शिप का मूवमेंट नहीं हो पाता था। क्या करते थे व्यापारी, अपने घोड़ों को पानी में फेंक देते, जाओ, इसी वजह से हॉर्स लैटिट्यूड पड़े। चलिए 32 प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर आपका ए सही उत्तर है। चलिए 32 देखते हैं। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश किसके लिए फेमस है बताइए? केमिकल इंडस्ट्री के लिए, आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए, या फिर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए? और यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपका है किसका? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, 32 का बी आपका सही उत्तर है। देखिए लॉरेन क्षेत्र फ्रांस के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो बेल्जियम, लग्जमबर्ग और जर्मनी की मध्य सीमा बनाता है। यह फ्रांस का महत्वपूर्ण लॉ आयरन और उत्पादक क्षेत्र है, इसलिए यह लॉ इस्पात आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। 33 प्रश्न को देखते हैं। जोजिला दर्रा किससे किससे जोड़ता है? जो जोजिला दर्रा है वो आपका जम्मू कश्मीर में है और ये आपके श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। 33 का फर्स्ट जो है ए जो है वो आपका सही उत्तर है। आप क्लास यहाँ पर देख लीजिए, जोजिला दर्रा हिमालय पर्वत का पश्चिमी भाग है जो पंजाब हिमालय में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? पंजाब हिमालय में। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है।
कैराकोरम की बात करेंगे, कैराकोरम रेंज आपका जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में आता है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो आप याद रखेंगे कैराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब ट्रांस हिमालय में आते हैं। ठीक है, जोजिला की बात करेंगे तो जोजिला भी आपका जम्मू कश्मीर में है, पेपर में पूछता है ये। ठीक है, ये किसको किसको जोड़ता है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पीर पंजाल की बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। तो जोजिला, कैराकोरम, पीर पंजाल, ठीक है, ये सब आपके जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। बनिहाल दर्रे की बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये भी जम्मू कश्मीर में है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, शिव किला की हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था रोहतंग बारा शिप, मैंने आपको बताया था ना, रोहतंग बारा शिप, ऐसे आप याद रखेंगे। एक शिप है, ठीक है, उसमें एक आदमी बैठा है और बहुत रोहतांग मतलब बहुत हिम्मत दिखा के शिप को चला रहा है, रोहतंग बारा शिप। ठीक है, और इसके लिए हिम्मत चाहिए, तो ये सब कहाँ है, रोहतंग बारा और शिप हिमाचल प्रदेश में, ऐसे इमेजिन कर लो। तो रोहतंग पास पूछे, चाहे बारा लाचा पूछे, ठीक है, या फिर शिव किला पूछे, ये सब कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। और लिप नीति मान, ठीक है, तो मान ये दर्रा आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, लेपू लेक की बात करेंगे उत्तराखंड में है, नीति दर्रे की बात करेंगे तो ये भी उत्तराखंड में है। चलिए, नाथू जी बोलेगा तो नाथू जी, मुझे मैं ऐसे ही याद रहता है क्लास। देखिए, आपने रोहतंग बारा शिप याद रखा तो आपको कभी नहीं भूलेगा, हिमाचल प्रदेश में। लिप नीतिमान, तो ये किसमें है, ये आपका है उत्तराखंड में। नाथू जी कहां पर है, सिक्किम में है, याद रखिएगा। चलिए, 34 प्रश्न को अब हम देखते हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र प्रशासित प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है बताइए। हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस यूनियन टेरिटरी में है, तो ये आपका है पुडुचेरी में, सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए, केंद्र प्रशासित प्रदेशों की बात की गई है और लिंगानुपात की बात की गई है सेक्स रेशियो। सबसे पहले पुडुचेरी है, फिर लक्षद्वीप है, फिर अंडमान निकोबार है, दिल्ली है और चंडीगढ़ है, याद रखिएगा। 35 प्रश्न को हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, तो कौन निर्मित है बताइए। बुंदेलखंड, रुहेलखंड, शिवालिक या फिर विंध्याचल। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बुंदेलखंड रीजन। 35 का ए आपका सही उत्तर है। प्री कैम्ब्रियन समय में बुंदेलखंड रीजन आपका बना हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा क्लास, यहाँ पे एक दो पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की हम बात करें तो सबसे पहले लखीमपुर खीरी है, क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, फिर सोनभद्र है, फिर हरदोई है, फिर सीतापुर है। ठीक है, न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हापुड़, गाजियाबाद, भदोई और शामली, याद रखिएगा। सबसे पूर्वी जिला अगर पूछेगा तो क्या है, बलिया है। ठीक है, फिर पश्चिमी जिला में शामली है, फिर उत्तर में अगर आप देखेंगे तो सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें यूपी के मैप में तो एक मिनट मैं आपको दिखा भी दूं इस चीज को, ताकि आपको कभी भूले ना। जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिए आप लोग। ये देखिए, यहाँ पर आपको सहारनपुर दिख रहा है, ठीक है, इधर आपको सोनभद्र दिख रहा है, ठीक है, इधर आपको बलिया दिख रहा है, इधर आपको बागपत दिख रहा है, और ये देखिए ये जो है ये आपका कौन सा है, शामली है। तो याद रखिएगा ये सब चीजें। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद।